हम ये देखते हैं पुलिस लोगों को न्याय दिला रही है, पुलिस के संग न्याय हो रहा है क्या? तो पुलिस के लिए कागजों में बहुत सारी चीजें बना दी गई हैं। पुलिस को गश्त करनी है, एक थाने में 2 गाड़ियां दे रखी हैं, लेकिन उसमें जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, रिसोर्स कम है। 200 लीटर एक गाड़ी को मिलता है, उस 200 लीटर में वो कैसे पूरी गश्त कर पाएगा? तो वो बीच का जो गैप है, जो उसे 600 लीटर चाहिए एक गाड़ी के लिए, 400 लीटर कहाँ से आएगा? ये जो बहुत बड़ा कारण जो गैप आप कह रहे हैं, ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस को जन्म देने का एक बहुत बड़ा कारण है। हम ये मान लें कि हम सारी चीजें आइडियल कर दे रहे हैं, घर भी ऐसा बढ़िया दे रहे हैं, आपको गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, तेल भी आपको 600 लीटर, ये तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? आंसर इज डबल नो। ये जो हम देखते हैं ना कि हमारा सिपाही करप्शन कर रहा है थाने पे, वो 100 रुपया ले रहा, 200 रुपया ले रहा, व्हाट अबाउट द सीनियर्स? बस अब मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ आपसे कि जब भी हम सफाई करते हैं हमें टॉप से करनी चाहिए। हम हमेशा यहाँ करप्शन के मामले में लोअर से बात करते हैं। मैं करप्ट अफसर बनूं या ऑनेस्ट बनूं, तो मैं हमेशा कॉप बनना चाहता हूँ। आई ऑलवेज वांट टू बी ए कॉप। तो आईपीएस को की जॉब को आप क्या मानते हैं? ये ग्रेस की जॉब, जो रील कल्चर एकदम बढ़ गया है, तो आपने अनुशासनहीनता के नाम पे ये छोटे, लेकिन आईपीएस रील बना है। एक आईपीएस फील्ड में ही क्यों आना चाहता, मतलब वो पोस्टिंग पे क्यों आना? आपको तनख्वाह उतनी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब मैं तो आपको भला आदमी दिखता हूँ, बट मैं अपने टाइम का थोड़ा सर, एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा उसके लिए डर क्या होता है कि या वो कहाँ से ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस लोग कर देते हैं, पैसे से या पॉलिटिक्स से, या कोई प्रेशर क्रिएट करते हैं कि उनको कैसे हम उनसे अपने मनमाफिक काम ले पाते हैं? आपसे इससे पहले ना मैं एक बात आपको और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी कोई आदमी या कोई भी कैंडिडेट सर्विस में आता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है। पता नहीं सबके पास होता है नहीं, लेकिन मुझे था। मैं अपना बताता हूँ। मेरी जो पृष्ठभूमि थी, मैं गांव का रहने वाला था। फादर मेरे टीचर थे, मदर घरेलू माँ थी। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था, मैं तो कहता हूँ अभी भी कि हमारे गांव में कोई होमगार्ड भी नहीं था। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी सर्विस में ऐसा हो, कोई बताने वाला हो, कुछ हो। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि कुछ करना है, पढ़ने में मैं अच्छा था। और मैं हमेशा ये भी बच्चों को भी कहता हूँ हमेशा कि भाई अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब दुनिया आपकी तारीफ़ करती है, जहाँ जाओ ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये सा है, वो है, लड़की है, तो आपकी तारीफ़ होती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको पॉजिटिव हार्मोन जनरेट होते हैं। तो पढ़ने से आसान काम जीवन में कुछ नहीं है आपको। और पढ़ने जो अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से तो आपके 3 पीढ़ी तो सीधे सीधे जुड़ती हैं। आपके माता पिता, अगर आप अच्छे अपने जीवन में बढ़ते हैं, बच्चे में सबसे ज़्यादा खुश माँ बाप होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। आपकी अपनी जीवन और आपकी अगली वाली पीढ़ी, तो 3 पीढ़ी जो है, अगर आपके पढ़ने से इतनी उनके जीवन पर अंतर पड़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हम? तो ये एक था। तो जब मैं नौकरी में आया, एक ये भी मेरे साथ बड़ा था कि मुझे एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपके जो इनिशियल टीचर होते हैं वो कैसे आपके जीवन में आए। और ये केवल टीचर की बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि जो भाग्य है, या जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब किस्मत का मैं दूसरा रूप में मानता हूँ उसको। मैं ये मानता हूँ कि आप किस घर में पैदा हुए, ये आपकी किस्मत है। अगर हम कहीं रोड साइड में पैदा हो जाते तो कोई लाखों में एक आध आदमी वहाँ से बढ़िया निकल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आपका बहुत कुछ डिसाइड करता है वेयर यू वर बॉर्न। आपके पेरेंट्स का किस तरीके का आउटलुक था लाइफ के प्रति, किस तरीके की वहाँ माहौल था, एक। उसके बाद आपको कैसा टीचर मिले, कैसे आपको डॉक्टर बीमार हुए तो कैसे डॉक्टर मिले। तो ये सारा का सारा जो है, जिन परिस्थितियों में से आप गुजरते हैं, यही जीवन है। तो मैं अब आपको उस पर बताता हूँ। खैर, तो मैं तो एक साइंटिस्ट बनना चाहता था और मेरा ड्रीम था साइंटिस्ट में। मुझे मन था कि मैं भी भारत के लिए नोबेल प्राइज़ जीतूं। दैट वाज माय ड्रीम एज ए साइंटिस्ट। तो ये मैं खैर वो परिस्थिति ऐसी हुई कि फादर का मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे फिर 3 साल सारा कुछ छोड़ करके जेएनयू और वो मुझे घर रहना पड़ा। उसी बीच में पीसीएस के एग्ज़ाम निकल गए। मुझे किसी ने कहा प्रीलिम पहली बार हो रहा है, मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट था तो मैं उसमें बैठ गया, क्लियर हो गया और फिर मैं पीसीएस में आ गया। उसके बाद फिर सिविल सर्विस में, चूँकि जेएनयू में थे, तो ये सारा हुआ, ये कहानी। लेकिन जब मैं नौकरी में आया तो मेरे सामने डिलेमा ये था कि मैं करप्ट अफसर बनूं या ऑनेस्ट बनूं। मैं बिल्कुल, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली,
तो चूंकि मैं रिसर्चर था, रिसर्च से एक बड़ी और चीज़ का फायदा होता है। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई आप पीएचडी किए हैं, ये है, ये चीज़ें आपको एनालिटिकल कैपेसिटी देती हैं, आप चीज़ों को एनालाइज बेटर करते हो, जो अगर आपने ठीक ढंग से रिसर्च की है। तो मैंने इसको बिल्कुल मैथमेटिकल फार्मूले की तरह किया कि मुझे ईमानदार बनना चाहिए या बेईमान बनना चाहिए। आपने कैलकुलेट कर, हाँ, मैंने इसको बिल्कुल जैसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वैसा बनाया इसको, कि इसकी कैलकुलेशन करो आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ। उसमें मैंने क्या काम किया कि मैंने 2 मॉडल लिए, एक वो और वो भी वो लिए जिन्होंने नौकरी पूरी कर ली। तो एक तो वो जो सुपरलेटिव बेईमान रहे, जो बिल्कुल मतलब आइकॉनिक बेईमान जिसे कह सकते हो, और वो हमारे काडर में भी थे, लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं, नाम क्यों लूं मैं किसी का। हाँ, और एक वो लिए जो ऑनेस्ट थे, वो जो जिनको मैं जानता था ऑनेस्ट के रूप में, और उनके मैंने वो क्राइटेरिया बनाए कि भाई इसमें आप पूरी लाइफ देखो, जिसने 35-36 साल नौकरी की है तो वो कहाँ फिट बैठता है और किस मॉडल को मैं चाहता हूँ अपने जीवन में। तो उसमें मैंने जैसे रखा कि भाई जब आप रिटायर हुए तो आपकी हेल्थ कैसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ स्टेटस। दूसरा है कि आपकी बच्चे कैसे सेट हुए नौकरी में, और उनकी तीसरा पॉइंट था उनकी मैरिड लाइफ। क्योंकि मैंने अपनी जब देखा था थोड़ा बहुत कि भाई घरों में झगड़े बहुत होते हैं और ये सब होता है, तो उनकी मैरिड लाइफ क्या थी, और भी कुछ क्राइटेरिया थे 2-4। फिर के वो मतलब उनके किस तरीके की इमेज है, पर इमेज तो खैर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इमेज कई बार बेईमानों की भी बहुत अच्छी बन जाती है, ये भी एक अपना, चूँकि उनका पीआर बहुत अच्छा होता है, उनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होते हैं, उनके मीडिया में बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं, क्योंकि वो हर आदमी को ओबलाइज करते हैं। तो ये तो एक क्राइटेरिया बड़ा डिम था। खैर, तो मैंने जब ये देखा कि भाई जो बेईमान रहे तो उनके जो हेल्थ है, हेल्थ मैंने अक्सर पाया कि हेल्थ वाज वेरी पुअर। दूसरा जो उनके बच्चे थे वो सब ज़्यादातर, चूँकि उन्हें खूब लेविश लाइफ मिली तो पढ़ने लिखने में, और वो भी सब अपना वो है। तीसरे ऐसे जिनकी उनकी जो बच्चों की मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही डिस्टर्ब मिली। ऐसे भी मुझे उस टाइम तक कुछ उदाहरण मिले कि जो उनके इकलौते बच्चों ने आत्महत्या की, सुसाइड किए। मुझे तो मैं तो कांप गया, मैंने कहा भाई ये मॉडल तो मेरे बस की नहीं है उठाना, आई कैन नॉट बियर विद इट। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब ये दूसरा वाला मॉडल पे पकड़ो। तो इसलिए जो है मुझे ये लगा कि भाई आप थोड़ा लाइफ को जो है ईमानदारी से और मेहनत करके। पूरी नौकरी में आपको जब भी कभी लगा कि आप अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह रही, पॉलिटिक्स या कोई पैसा? ऐसा मैं बताऊं, आप हो सकता है कुछ लोग कहें कि मैं थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन कभी मुझे ऐसा बहुत खराब माहौल नहीं मिला कि जिसमें मुझे कभी ऐसा लगा हो कि जिसमें मुझे मन मार के और कोई डिसीजन लेना पड़ा हो। मतलब मैं ये बिल्कुल सुबह सुबह ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें कोई जरा सा लाग। देखिए, दूसरी चीज़ ये होती है कि पॉलिटिशियन है, ठीक है, या कई बार हमारे अपने अधिकारी हैं, ठीक, कई बार जैसे मान लिया आप ही हैं, मान लिया मीडिया में है, हमारी मीडिया से भी दोस्ती है, सभी से रहती है, हमारे अपने हो सकता है रिलेटिव भी हों कि भाई वो भी आपसे अपेक्षा करता है, जब आप किसी जगह पे हैं, पोजीशन पे हैं, आपके पास पावर है, तो अपेक्षा करेंगे। लेकिन क्या चीज़ का, कितनी चीज़ को आप कर सकते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं। जैसे मान लिया 20 कोई नंबर है तो आप उसे 18 तक आप एडजस्ट कर लो। किसी ने कहा तो जहाँ पे उसको 10 दिन में होना है उस काम को आप 8 दिन में कर दो, 6 दिन में कर दो, वो समझ में आता है। लेकिन कोई आदमी कहने लगे कि आप 20 को 5 कर दो, 20 को 10 कर दो, तो ये फिर आपकी अंतरात्मा है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कोई आदमी दूसरे के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपने लिए करता है। हाँ, अपने रास्ते बनाता है, आगे रास्ते बनाता है। आपका अपना स्वार्थ है कि भाई मैं इस पोजीशन पे हूँ, कल को मैं यहाँ से डीएम के पद से, एसएसपी के पद से, इस XY पद से हट जाऊंगा। तो ये आपको अब ये कैलकुलेट करना है। टचवुड, ये अच्छी बात थी मेरी कि मुझे कभी पद के साथ कोई लालसा नहीं हुई। मैंने कभी जीवन में, ये बिल्कुल कसम खाए को उठा सकता हूँ मैं, आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पोस्टिंग कर दो। और मेरे से अच्छी पोस्टिंग भी बहुत कम लोगों की रही होंगी, ये भी मैं बता दूं आपको। मतलब मैं जो बड़े इस उत्तर प्रदेश के जो बेस्ट जिले हैं, सोकार्ड, वहाँ मैं एसएसपी रहा, और बिल्कुल मतलब मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल खुले मन से काम किया। तो आपने अपने कुलीग में आसपास देखा होगा, क्या देखा आईपीएस किस तरीके से काम कर रहे हैं? अब मैं किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी पर्टिकुलर पे नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज को ऐसे पूछना चाहता हूँ आपको। हर आदमी डिसीजन जो है ना, वो डिसीजन अपने मन में सोच के वो अच्छा ही लेता है। अब वो समाज है कि उसको कैसे देखता है। तो सर, पहले की आपकी नौकरी में आपको लगा है कि कुछ डिफरेंस आ गए हैं? मैं आईजीएस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस में क्यों कह रहा हूँ,
हम देख रहे हैं कि आईपीएस अब सुसाइड करने लगे हैं। सीनियर आईपीएस में भी मैंने देखा है, उसकी ये मैंने वजह देखा है कि रिसेंट जिनको 3 साल या 4 साल नौकरी को हुए हैं उन लोगों में भी है। तो सुसाइड, क्योंकि आईपीएस को हम ये मानते हैं आईपीएस आईएएस ये टॉप ब्रेन है, ये हमारे हिंदुस्तान के एसेट्स हैं। तो ऐसे कंडीशन पे अगर ये लोग अगर इस ये कदम उठा रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? देखो उसकी क्या वजह कोई में एक्सट्रीम वर्क आप प्रेशर? इसको थोड़ा सा पुलिस की नौकरी से, आईपीएस से, इससे हटा के देखिए। पूरे समाज में कियोस बढ़ रहा है। हमारे जो रिलेशंस हैं, जैसे मैं आपका ना बताता हूँ, जब मैं बच्चा था, आज भी मैं कभी कभी ऐसे ही हंसी मजाक में वो कहता हूँ, और यही मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे कई बार ये लगता है कि वो जो मेरी गांव का जीवन में, जो मैंने बचपन में जो जीवन देखा, जो आनंद उसमें था। मैं अब आईपीएस हूँ, मेरी वाइफ भी सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसके बावजूद भी सारी खुशियां सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन जो मजा मुझे उस गांव के उसमें जीवन में, जब मैं पलट के देखता हूँ कि क्या मजा था कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ था। बचपन का तो सब नहीं, बचपन सबका ऐसा नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। जो खिलखिलाहट वहाँ लोग बैठते थे गर्मी के दिनों में, नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी है, धूप आ रही है तो तू आगे बढ़ा, ये कर, मतलब वो जो खुशी है। तो खुशी का पैमाना केवल ये नहीं है कि हमारे पास क्या, हमारे पास असेट्स क्या हैं। खुशी अलग चीज है, हैप्पीनेस अलग चीज है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि आईपीएस में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जो आपने कहा कि सुसाइड टेंडेंसी, तो ये समाज का क्यूमुलेटिव चीज है। हम आईपीएस एक दिन में नहीं बने, हम पीछे से बहुत सारी चीजें लेके आए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमें उद्वेलित करती हैं। दूसरी चीज है, हमारे अंदर पेशेंस कम हुआ है पहले के मुकाबले में। उसका कारण ये है कि आज की डेट में आप देखिए, आपका चैनल है, चैनल कोई आदमी 10 मिनट देखता ही नहीं है। पहले दूरदर्शन था, अब देखना है तो या तो देखो नहीं तो बंद करो। तो ये जो चीजें, जो इतनी सारी जो आपके पास ऑप्शंस खुल गए हैं लाइफ के, इतना ज्यादा जो ग्लिटरिंग इम्पैक्ट है। जैसे मैं छोटा सा बताता हूँ, पहले कोई एक बच्चे को पेन भी दे देता तो मारे खुशी के पागल हो जाता था। अब आप बच्चे को लाइए, कितना ही बढ़िया गिफ्ट लाइए, कुछ भी लाइए, उसको सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई थ्रिल ही नहीं मिलती। आप अपने घर में देख लीजिए, आप बच्चे को पहले कोई एक छोटी चॉकलेट अंकल ला के दे देते थे, जेब में से निकालते तो एक चॉकलेट मिलते ही लगता था क्या वाह क्या अंकल है, लगता था दोबारा आएंगे। अब अंकल जी चाहे डब्बा ला के देते हैं पूरा तो कोई नहीं फर्क पड़ता। तो ये जो पूरा ओवरऑल जो सिनेरियो बदला है, यही पुलिस में भी जा रहा है, यही बाकी समाज में जा रहा है। अब इनको बहुत हम अलग से काउंट कर, आप कैसे कर देंगे अलग? वो कोई आईपीएस थोड़ी भगवान ने अलग से बना के भेजा, वो समाज सोसाइटी में थोड़ा सा इन लोगों को एक अपर लेवल दिया गया है ना। और चलिए देखिए हम आगे बढ़ गया, लेकिन उसमें भी एक कारण ये हो रहा है ना कि अपॉर्चुनिटी कई बार क्या है कि हमें बहुत इंस्टेंट चीजें चाहिए, इंस्टेंट। जैसे अब क्या है, हर चीज इंस्टेंट है। पहले अब आपको गोभी जो है वो दिवाली के टाइम में आता था, कितनी खुशी मिलती थी उस टाइम पे। याद करता हूँ मैं कि जब हम जाते थे तो देखते थे यार गोभी आने लगा, तो क्या गोभी बनेगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब गोभी 12 महीने मिलता है, कोई थ्रिल नहीं बची, कौन सी सब्जी है, कौन सा फल है ऐसा। तो अब जो चीजें जो है ना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी अपेक्षाएं, हमारे खुशी के जो पहलू हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। तो आपने, और ये होता है जब मटेरियल लाइफ ज़्यादा बढ़ती है तो आपकी जो है ना पीसफुल लाइफ में डिस्टरबेंस होते हैं। अब आप देखिए कोई भी आदमी कितना उसकी लाइफ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, मैं अगर साइंस के रूप में कहूँ तो, या जो ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ गई है, एंट्रोपी बढ़ गई है, तो वही इम्पैक्ट आपकी सब सर्विसेज पे भी आ रहा है। और जितने आप बड़े होते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे समाज में आप बढ़ते हो या पद पे बढ़ते हो, तो पिरामिड का शेप है उसका। तो पिरामिड में जब आप नीचे खड़े हो, गिरोगे भी कोई चोट ही नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे ही ऊपर चढ़े, आप एक मंजिल पे गए, गिरोगे तो एक हड्डी टूटेगी, 2 मंजिल से तो और टूटेगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो पिरामिड में आपको फुटहोल्ड छोटा हो जाता है, पैर रखने की जगह नहीं है, दूसरे लोग नीचे वाले खींच रहे हैं, तो वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता है तो वो दिखाई देता है। तो आईपीएस को की जॉब को आप क्या मानते हैं, ये ग्रेस की जॉब है या ये ग्लैमर की जॉब है? ये सवाल आपने मेरे बिल्कुल दिल की सवाल पूछा है। आपको मैं बताऊं, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो आई वॉज द मोस्ट अनफिट पर्सन टू बी थॉट फॉर पुलिस। कारण क्या था कि मैं एकेडमिक टाइप का, बिल्कुल जैसे गांव का एकदम, जैसे कोई, मैंने तो अपना थाना, आज तक मैंने अपने गांव का थाना नहीं देखा है, जो हमारा जो थाना लगता है, जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, उस टाइप का। लेकिन चूंकि मुझे अपना होम कार्ड चाहिए था, और उस वजह से मैंने जब सर्विस में उसकी एक स्टोरी है, पर मुझे अपना होम कार्ड चाहिए था तो वो ले लिया। खैर, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो पुलिस के लिए फिट ही नहीं हूँ। फिर हमने वही रिसर्च का फार्मूला लगाया कि भाई पुलिस तो हमारी वजह से बदलेगी नहीं, तो पुलिस की कल्चर आपको सीखनी पड़ेगी।
तो पुलिस की कल्चर क्या क्या होती हैं वो हमने पूरा रिसर्च की कि भाई क्या बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। वो हमने, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैंने रियली वो इम्बाइब की, अपने अंदर लाने की कोशिश की कि मैं अगर डरपोक टाइप का रहूँगा तो ये करूँगा, या मैं बिल्कुल एकदम उस टाइप का एक स्कॉलरली टाइप का रहूँगा तो कौन पूछेगा। यहाँ तो पुलिस तो आपको हांसी पे फेंक देगी, और फेल होना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। तो हमने उनको जो कैरेक्टर थे उनको देखा, फिर हमने ये सब अपना जो भी पुलिस की जो कल्चर है वो सीखी, तो ये सब जीवन आगे क्या बढ़ा। कल्चर पुलिस का आपने सीखा जो आपको लगा इतना पुलिस फिट नहीं बैठ रहा? सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुलिस एक ऐसी संस्था है। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया कहना, कि अब आज की डेट में, क्या मैं पहले से भी मैंने बहुत जगह लिखा भी है ये, कि अगर दोबारा से जन्म लेने का कोई कंसेप्ट है दुनिया में, ठीक है, तो मैं हमेशा कॉप बनना चाहता हूँ। आई ऑलवेज वांट टू बी ए कॉप। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोफेशन अच्छे नहीं है, सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, लेकिन कॉप बनना चाहता हूँ। क्यों? लेकिन कॉप बनना चाहता हूँ इंटेलिजेंट कॉप, मतलब कॉप विद इंटेलेक्ट। स्मार्ट को। हाँ, स्मार्ट कॉप। अब मैं कॉप क्यों बनना चाहता हूँ, पुलिस में क्यों रहना चाहता हूँ? पुलिस के मुझे सबसे अच्छे जो दो चीजें लगती हैं जो समाज में बहुत जरूरी है, वो है कि पुलिस जो है वो इंस्टेंट जस्टिस देती है, तुरंत तत्काल न्याय। हमारा सिपाही वहां ये डंडा रख देगा, भाई तुम्हारा जो डॉली है ना, मेड जो है, ये यहीं बनेगी, तो वहीं बनेगी। नहीं तो आप कोर्ट में जाना है तो पहले छोटे कोर्ट में जाओ, फिर लोअर कोर्ट में जाओ, फिर इसमें जाओ, फिर उसमें जाओ, वकील साहब को करो, डेट पड़ेगी। हमारा बंदा जो है साहब नहीं दे सकता। हाँ, बस आपने मतलब वही न्याय है, तो तत्काल न्याय, इंस्टेंट जस्टिस पहला है। ये किसी के पास नहीं है ये पावर, मतलब कोई पद उठा लीजिए आप, जो हमारा वहां खड़ा हुआ आदमी कर देगा, कोई नहीं कर सकता। ठीक। दूसरा, पेनीलेस जस्टिस, ना आपको वकील, ना दलील, ना कुछ। मैं कोई इसको निगेटिव की बात लिए नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं, मैं समझ, वो आपका मैं समझ हाँ, गया। तो इससे बढ़िया सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्व हम कर सकते मानता हूँ हैं। कि जो व्यवस्था, इसलिए भी पुलिस मुझे अच्छी लगती है कि पुलिस जो है न्याय से जुड़ी हुई चीज है। न्याय को स्थापित करने में पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये मानता हूँ दुनिया में कुछ ना मिले आदमी को न्याय मिल जाए, और न्याय जब तक समाज अच्छा नहीं होगा न्याय मिल नहीं सकता। तो न्याय अल्टीमेट मानता हूँ मैं जीवन में। अगर आप अन्याय के साथ खड़े हो तो इससे बुरा कोई काम नहीं है। और सर, न्याय की बात पे आगे, क्या हम ये देखते हैं पुलिस लोगों को न्याय दिला रही है, पुलिस के संग न्याय हो रहा है क्या? देखिए, ये भी बहुत डिबेटेबल इशू। नहीं, डिबेटेबल नहीं। आपने क्या देखा आप कि हम जब पुलिस के संग देखते हैं, या पुलिस का जब ग्राउंड वर्क पे हम आते हैं, तो पुलिस के लिए कागजों में बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ पे आ जाएं कि पुलिस को गश्त करनी है, एक थाने में 2 गाड़ियाँ दे रखी हैं और पुलिस को गश्त करनी है और लगातार करनी है। हर जगह पुलिस का मूवमेंट होना चाहिए, पुलिस दिखनी चाहिए, लेकिन उसमें जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, रिसोर्स कम है। वो रिसोर्सेज कम नहीं तो आप लोग देना नहीं चाहते हैं और उन तक पहुँचते नहीं, वो काम पूरा लेना चाहते हैं। तो ये बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस फिल कैसे होगा? 200 लीटर एक गाड़ी को मिलता है, उस 200 लीटर में वो कैसे पूरी गश्त कर पाएगा? और आपको काम उससे पूरा लेना है, आप काम में तो ढिलाई देनी है, तो वो बीच का जो गैप है, जो से 600 लीटर चाहिए एक गाड़ी के लिए, 400 लीटर कहाँ से आएगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो पुलिस में, ना केवल पुलिस में ही बल्कि और भी विभागों में रिसोर्स की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस चूंकि सरकार का बाकी लोग कह देते ना कि भाई साहब है नहीं, आप बिजली वाले के पास हम जाएं, कहें कि लाइन डलनी, वो एस्टीमेट बना रहे, वो कहेंगे जब आएगा तब करेंगे। जब आएगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस को इंस्टेंट काम करना है। पुलिस तो ये नहीं कह सकती कि, और मैं हमेशा कहता हूँ सारे दफ्तरों के दरवाजे बंद होते हैं, उनके टाइम में पुलिस का कोई टाइम नहीं है। इसलिए नहीं है कि चूंकि क्रिमिनल का भी कोई टाइम नहीं है तो पुलिस का कैसे हो जाए। तो हमें तो जिस आदमी को डील करना है वो क्रिमिनल है। मैं तो मैं सर ये गैप आपकी कैसे? बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपके, इसमें कोई दो राह नहीं है या कोई विषयांतर नहीं है कि जो रिसोर्स हैं उनकी बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आप जरा ये देखिए कि जो हमारा कंट्री रहा है उसके हमारे अपने रिसोर्स की तंगी हर जगह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इससे इसका ये मैं इसमें कह रहा हूँ यहाँ रिसोर्स नहीं है, लेकिन जमीन पर रिसोर्स पूरे दिख रहे हैं पब्लिक को। तो ये तो ऐसा तो है नहीं गाड़ी नहीं चल रही उसकी। ये भी एक, तो ये डिफरेंस जो बीच का गैप है, ये जो बहुत बड़ा कारण, जो गैप आप कह रहे हैं, ये भी करप्ट प्रैक्टिस को जन्म देने का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ये बड़ा कारण है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा किया भी जा रहा है। जो पुराने समय में जब हम नौकरी में आए थे उस समय गाड़ियाँ कम थीं, बहुत और भी संसाधन कम थे। लेकिन उस समय एक चीज़ ये भी थी कि अब उस समय जो हमारे सिपाही थे, 1 मिनट मेरी बात को पूरा होने दी, उस समय जैसे हमारे सिपाही थे तो वो गश्त जो है वो साइकिल पर करते थे, वो एक अपना दौर था।
लेकिन उस समय भी संसाधन, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब समय बदल गया, अब हम कहने लगेंगे नहीं सिपाही जो है साइकिल से जाएं, तो कहने के लिए हो सकता है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है? तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये भी देखिए कि धीरे धीरे हमने कितनी उन्नति की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई किसी का फेवर या डिसफेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं ये सवाल आपसे पूछने का मतलब ये था कि पुलिस में दो चीजें साफ दिखती हैं, एक अधिकारी वर्ग और एक नीचे का तबका। नीचे का तबका जिससे आप लोग काम लेते हैं, अधिकारी वर्ग जो उनसे काम लेता है। अगर मैं इन सब चीज़ों को जब समझता हूँ कि पुलिस की जो छवि खराब है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव, या पुलिस से जो लोगों को डर लगता है, वो किससे लगता है? अधिकारी से नहीं लगता है। वहाँ लोग सीधे चले जाते हैं, लोग उनकी शिकायतें नीचे वालों की लेके ऊपर वालों के पास ही जाते हैं। और नीचे वालों की शिकायतों का जन्म कैसे हुआ? अगर हम इस पर, जैसा आप कहते हैं, शोध आपने बहुत किया, तो जो हम इतने बड़े, हम मैं गैप में बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने पता आप मुझे किया कि एक बात बताइए, आपके हिसाब से जो करप्ट प्रैक्टिसेस की आप बात करना चाह रहे हैं, मेनली जो है ना, कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्यों बढ़ रही है? मेरा बात करने का मतलब है कि कहाँ ऐसी मजबूरी है कि जब सब चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोगों को मीन्स आईपीएस ऑफिसर को, या जो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या करवा सकते हैं या बात पहुंचा सकते हैं, तो ये कहाँ आप लोग रोक रहे क्यों हैं? नहीं हो पा रहा है? हाँ, कि वो कमी, क्योंकि पता आपको भी है, पता उनको भी है, काम भी हो रहा है, जनता से वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को भी निगाह बचानी पड़ रही है कि उसको करना पड़ेगा। तो इस सब कुछ होने के बाद प्लस आप जैसे लोग चाहते हैं कि पुलिस की जो कैसे इमेज है वो बदले, सरकार भी चाहती है इमेज बदले, पुलिस मित्रपूर्ण व्यवहार करे, तो कमी कहाँ रह रही है, कहाँ से कमी देखिए, है? कोई भी चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो Immediately। आइडियल है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी कुछ काम हुआ भी है और बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। रिसोर्स के बारे में भी बात कहूँ तो अगर मैं जब नौकरी में आया तो उस समय के हिसाब से रिसोर्स रिलेटिवली कम थे, अब बहुत सारी चीज़ें बढ़ी भी हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये जो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो करप्ट प्रैक्टिस है ना, ये बात ठीक है कि लोअर लेवल पे, लेकिन जो सैलरीज हैं वो पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुई हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और एक बात और भी है जिसके दो पहलू हैं करप्शन के। एक करप्शन है नीड बेस, एक है ग्रीड बेस। करप्शन को हमेशा मैं करप्शन में भी इस दो, एंगल से ठीक है, देखता हूँ, हाँ। ठीक है, नीड बेस और ग्रीड बेस। जो आपने पहला वाला कहा कि भाई आपको 200 लीटर तेल मिलता है, जरूरत 600 लीटर की है, वहां पे जो करप्शन है वो एक तरीके से कह सकते हैं नीड वो बेस। नीड बेस हो सकता है, इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। लेकिन करप्शन ग्रीड बेस ज्यादा है। और एक पहलू पता नहीं आप वो इस तो बात से, आदत लग जाती है, आदत लग जाती है, हाँ बिल्कुल। और जो आदमी करप्ट है वो इसलिए करप्ट नहीं है कि उसको कोई संसाधनों की कमी है, वो एक मानसिक बीमारी है। मैं करप्शन को हमेशा एक मानसिक बीमारी, क्योंकि मेरा करप्ट लोगों से देखने का, सीबीआई में इतने दिन मैंने काम किया है, लंबे समय, और बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, मतलब टॉप नॉच से लेके, चूंकि जिन जिन जगहों पे मैं जोन में था, एसी हेडक्वार्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस थे, तो उनका इंट्रोगेशन से लेकर के मुझे बहुत कुछ देखने का मौका मिला। तो एक पहलू है जो ग्राउंड लेवल पे है, जो करप्शन नीड बेस है। और मैं करप्शन के 4 इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन बताता हूँ, मजाक के रूप में भी, और नहीं जरूरी है, हाँ। करप्शन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब पुराने टाइम में जैसे लोग जमींदार थे, अंग्रेजों के समय में मान लो या जो भी है, तो मतलब एक नजराने के तौर पर लोग चले जाते हैं कि भाई हम जमींदार हैं और कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, तो अपना उनको फलों की टोकरी ले गए, कुछ और ले गए, 2 बोरा अनाज ले गए, और वो नजराना था, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होता है। अब उसके बाद दूसरा स्टेज आती है कि आपने हमारा काम कर दिया, शुक्राना, तो शुक्राना हो गया, शुक्रिया साहब, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज आती है हकराना, कि भाई मैंने तुम्हारा ये काम किया तो इतना इसमें कट चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा हक है, तो ये तीसरी स्टेज आई। और आजकल का जो दौर है, बहुत लंबे समय से भी कह सकते हो, जब भी मान लो, वो है जबराना, कि भाई अब आपको इतना तो देना ही है, नहीं तो काम नहीं होगा। तो अब हम कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं, ये डिबेटेबल हो सकता है, बट अब मैं इसको हमेशा ये मानता हूं कि जो करप्शन है वो नीड बेस्ड तो है ही, लेकिन उसमें ज्यादा एंगल जो है वो बहुत बड़े लेवल का एंगल है, वो है ग्रीड बेस। मेरे हिसाब से 10% भी नहीं होगा जो नीड बेस है, जो 90% से ज्यादा है वो ग्रीड बेस है। तो इसमें आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। वाट
क्या आप ये सोचते हो कि जो करप्ट अफसर है, मैं इसको दूसरे एंगल से भी देखो, हम ये मान लें कि हम सारी चीजें आइडियल कर दे रहे हैं, चलो मतलब एक हाइपोथेटिकल एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, हमने आइडियल कर दिया कि भाई आपको घर भी ऐसा बढ़िया दे रहे हैं, आपको गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, तेल भी आपको 600 लीटर, ये वहाँ खाने पीने का भी, आपको चाय पानी का भी पैसा दे रहे हैं थाने पे या किसी भी संस्थान में, तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? आंसर इज डबल नो। बिकॉज दूसरी चीजों को और सोचिए, ये जो हम देखते हैं ना कि हमारा सिपाही करप्शन कर रहा है थाने पे, वो 100 रुपया ले रहा, 200 रुपया ले रहा, व्हाट अबाउट द सीनियर्स? बस अब मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ आपसे कि जब भी हम सफाई करते हैं हमें टॉप से करनी चाहिए। हम हमेशा यहाँ करप्शन के मामले में लोअर से बात करते हैं, हमने कभी हिम्मत नहीं की कि टॉप पे बात करें। और मैं ये कहता हूं कि नेचर से अगर लो, जब हम नहाते हैं तो क्या केवल पैरों से शुरू करते हैं, हम सर से शुरू करते हैं। तो इफ वी वांट टू एलिमिनेट करप्शन वी हैव टू टॉक अबाउट टॉप लेवल करप्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बारे में हम कभी, हमें सिपाही का करप्शन दिखाई देता है, बाकी का क्यों नहीं दिखाई देता? इसी में हम आते हैं, आज के टाइम में गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो रील कल्चर एकदम बढ़ गया है, तो आपने अनुशासनहीनता के नाम पे ये छोटे जो आपका सिपाही है, जो इंस्पेक्टर है, इसको दिख रहा है ना वो नहीं, इस पे तो कह दिया कि भाई रील बनाओगे, अनुशासनहीनता है, आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। लेकिन आईपीएस रील बना है, आईपीएस को लोग रील आज के टाइम में गिफ्ट कर रहे हैं कि कप्तान साहब कहीं आए और घूमे तो किसी ने बनाया और उसने उन्हें व्हाट्सएप कर दिया कि सब बहुत अच्छा, मैंने गाना वाना लगाया, क्योंकि आज उनको वो आदत नहीं थी। मैंने वही कि नजर आने के रूप में उन्हें वो रील गिफ्ट कर दी और उन्होंने रील अपने पे लगाई, उन्हें भी मजा आ गया, उन्हें धीमे धीमे आदत लग गई। तो रील आप देखो कि आईपीएस लोग, मतलब अधिकारी को भी अपना, आपको प्रेस से हट के उन्हें खुद भी देखिए उसका कारण क्या हुआ ना, एक चीज है मैं बताऊं, तो वही मैं जानना था, ये जॉब क्या है, ये जॉब क्या ग्लैमर की जॉब है, लोग क्या सोच के आ रहे हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए जैसे पुराने टाइम में जब हम लोग नौकरी में आए थे तो उसमें ये था कि हमें ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली था कि बहुत ज़्यादा प्रेस के से भी मत बनिए, बहुत ज़्यादा, बहुत बार प्रेस लिखती है तो उस पर हर चीज़ पर रिएक्ट मत करिए। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रेस लिखती है तो आप अगर हर चीज़ पे करोगे तो फिर उसमें वो कुछ और लिखेगी तो वो अननेसेसरी डर्टी गेम हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब आप देखिएगा कि हर जगह आपके वो बन गए हैं, हैंडल बन गए हैं, जैसे पुलिस का है और गवर्नमेंट सोशल मीडिया हैंडल, उस पर डेली अब उस पर इतना एक्टिवली रिएक्ट करना पड़ता है। नहीं तो क्या है कि हमारा सारा एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है उसे इवेलुएट कर रहा है। तो ये जो मानक बदले हैं समाज के, इसलिए पुलिस को भी बदलना पड़ रहा है। अब जब मैं, मान लिया मैं एक पुलिस अफसर हूँ, कोई किसी जगह पे जिले का कप्तान हूँ या कोई भी पद पे हूँ, मैंने 2 डाले सरकारी से, अब वहाँ दिखाई दे रहा है बढ़िया कि भाई बड़ा फोटो अच्छा लग रहा है, तो तीसरा मैं अपना भी चला दूंगा। तो ये जो है ये वो उस कल्चर का एक्सटेंशन है जिसको आप बात कर रहे हैं, उसे आप अब रोक नहीं सकते। और ये केवल पुलिस की बात नहीं है, मतलब टॉप लेवल तक ये सब चल रहा है। मेरा ये जो अभी मैंने बीच में कहा कि पुलिस में 2 चीज़ हमें साफ देखते, तो पुलिस में जो डबल स्टैंडर्ड दिखता है कि एक चीज़ है तो सब पे लागू होना चाहिए कानून। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये दे शुड बी चेक्ड, नो डाउट अबाउट इट। और मैं इस बात को ये मानता हूँ कि हम लोग जो हैं, एक और गलती हुई हमसे जो मैं मानता हूँ एज ए पुलिस अफसर, और ये एक सर्टेन स्टेज पर हुई थी कि हमने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कई बार, और मैं खास करके क्राइम के मामले में कहता हूँ, एक कल्चर आया, और खास करके मैं यूपी की कल्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यूपी को पुलिस देखने का मौका मिला, कि जब मान लिया कि क्राइम हुआ तो कप्तान ने उस क्राइम को डिटेक्ट करने से पहले क्या एक मैकेनिज्म बनाया कि हमने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। ये और कहीं मैंने और नहीं देखा, दूसरे स्टेट में होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हमारे यहाँ ये बहुत आउट ऑफ प्रिपोर्शन हो गया, डिसप्रिपोर्शनेट हुआ ये। और ये एक दौर में आया, मैं कोई उस दौर का नाम नहीं लेना चाहता। उस दौर में क्या हुआ, उन्हें लगा कि ये तो बहुत बढ़िया मॉडल है, इससे प्रेशर डाइल्यूट हो गया। इसमें क्या है, फिर उन्होंने सीनियर्स को वो करना शुरू कर दिया, सस्पेंड, कि पहले एसपी को सस्पेंड करो, एक वो करो, आप रिव्यू करो, और वहाँ जो है, और मीडिया ताली बजाती थी। मैं एक समय में मैं जिले में कप्तान था, तो वहाँ क्या था कि भाई वहाँ मीटिंग होती थी और मंच से जो होता था कि इनको इस एसपी को कर दिया, इस सीडीओ को कर दिया, इसको कर दिया वहाँ से, और अगर उस पर तालियां बजती थी, तो जब वो तालियां बजती थी तो ये कल्चर आ गया। तो ये गलती हमारी थी ब्यूरोक्रेट्स की, हमने शुरू किया था वो, हमने अपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना। अब क्राइम हो गया
तो वो ये नहीं बताएगा कप्तान अपने आईजी डीआईजी को कि साहब मैंने उसमें कितने क्रिमिनल ढूंढ लिए या क्या किस क्रिमिनल का, सर मैंने वो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। तो अब आपका जो एक्शन है, एक्शन का पार्ट सस्पेंशन हो गया। तो दिस वाज ए रॉन्ग स्टेप प्रोबेबली। और इससे क्या हुआ, और अधिकारी कहते थे इस बात को, भाई सस्पेंड नहीं किया। एक बात का मैं बताता हूँ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, कि एक जिले, बल्कि मुरादाबाद की बात है, कोई ऐसा भी नहीं है, कहीं वो घटना हो गई, एक रोल होल्ड अप हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले बड़े रोल होल्ड अप होते थे, बड़े। हाँ, और आपको एक दिन का तो बताता हूँ मैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा। गजरौला, मेरे पास 2 जिले थे उन दिनों, जेपी नगर भी था, जेपी नगर में डीएम थे, वो कुछ ऐसा हुआ था, जिले मर्ज किए गए थे, फिर बाद में वो हो गया। खैर, गजरौला आपका ब्रजघाट से लेकर के, और जाम बहुत लगते थे, पहले रोड नैरो थी। हम लोग रोड पे थे उस रात को, 2 रात लगातार रोड होल्ड अप हुए उस पे। हाँ, और तीसरी रात हम लोग सारे थे रोड पे उस दिन, क्योंकि बड़ा स्ट्रेस था, करीब 70-80 किलोमीटर का स्ट्रेस था। लेकिन उसके बाद भी रोड होल्ड अप हो गया। जस्ट इमेजिन, दैट वाज वेरी सैड। मतलब कप्तान, इसको चैलेंज है कप्तान, हाँ कप्तान हो, और मैं, मतलब अब मैं तो आपको भला आदमी दिखता हूँ, बट मैं अपने टाइम का थोड़ा हाँ, मतलब अगर आप उस टाइम के क्रिमिनल से पूछोगे तो पता चलेगा कि हुआ जाए। खैर, अब हमारे आईजी साहब बड़े नाराज हुए, बरेली में बैठते थे, बड़े नाराज के मैं क्या जवाब दो। तो हम उस गैंग के बिल्कुल करीब थे, मतलब ऑलमोस्ट वो बिल्कुल ये था। उसके कुछ लोग हमें मिल भी रहे थे, हम उनको उठा सकते थे, लेकिन मेरा ये था कि हम पूरे गैंग को पकड़े, नहीं तो वो फिर छितर जाएंगे। अब बड़े नाराज, अब इस पर बड़ा जद्दोजहद हुआ कि नहीं, उसको एसएचओ को सस्पेंड करो। मैंने कहा सर थोड़ा होल्ड करो, अब ठीक है, रात तो मन गया सर, फिर मुझे भी सस्पेंड करो आप। मैं भी रोड पे, मैं ही रोड पे था, मेरे सामने, मतलब मेरे रहते हुए रोड पे रोड हो गया। तो इसमें मैं इंस्पेक्टर को क्या कहूँ, मैं जब मैं कप्तान होकर के मेरे सामने हो गया तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं उसके लिए जो आपने प्रोटेक्ट किया। खैर, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री जी से कहना हो तो मैं कह देता हूँ, बट सस्पेंड नहीं करूँगा मैं इसको, क्योंकि ये मेरे लिए मोरली बड़ा गड़बड़ होगा, मैं कैसे फिर फोर्स को लीड करूँगा। खैर, फिर हमने कटिंग स्टोरी शॉर्ट, वो एनकाउंटर हुआ, एलिमिनेट हुए वो, खैर वो ख़त्म हो गया किस्सा। फिर उसके बाद एनकाउंटर हो गया वो सब। तो मेरा ये कहना है कि कई बार क्या होता है ना, कि जो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि भाई आपने कुछ नहीं किया, तो उनको लगता है कि अगर हम सस्पेंड कर देंगे तो यही हमारा एक्शन में हो जाएगा, ये हमारी गलती है। ये जो पुलिसिंग आपने ये जो करी, उसके बाद जब आप सीबीआई में गए तो इन दो के कल्चर में कितना आपको डिफरेंस दिखाई दिया? देखिए, सीबीआई से पहले मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, या बल्कि यंग ऑफिसर्स के लिए भी, कि कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि भाई हमारी पोस्टिंग तो साइड में हो गई और ऐसा हो गया, इसमें क्या हम करेंगे, और लोग जो है बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, या मतलब डीमोटिवेट कहो, डिप्रेस भी नहीं कहो तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मेरा उनको ये कहना है कि देखो, एक किसी भी कैरियर में कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो हमेशा बड़ी प्लम पोस्टिंग पर रहे हैं, लेकिन अगर आप मतलब एक अच्छे बैलेंस्ड अफसर हैं तो कुछ पोर्शन आपका नौकरी का होगा जो आपको काम करने का, फील्ड का टाइम मिलेगा, कुछ ऐसा होगा जो आपको डेस्क वर्क ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको तनख्वाह उतनी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, थोड़ा बहुत जिले विले में जाते हो तो थोड़ा वहाँ एक्स्ट्रा आपको रिकॉग्निशन वो मिल जाता है। बट ये जो पोस्टिंग, जैसे मेरी जो पोस्टिंग हुई, एक पोस्टिंग जब मैं प्रमोट हुआ एसपी में, तो पूरा बैच नॉन डीएफ में भेजा गया। नॉन डीएफ का मतलब है जो फील्ड से बाहर होते हैं। हाँ, तो मेरी वाइफ की चूंकि लखनऊ पोस्टिंग की संभावना थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की अपने आईजी से, तो खैर मेरा विजिलेंस में हो गया। अब मेरे जो डीजी थे उस टाइम, हालांकि वो 2 ही दिन बाद रिटायर होने थे, ये बात मुझे याद है, ये बात मैंने ज्वाइन किया था 27 अगस्त 2001 को, और उनका 31 जुलाई को रिटायरमेंट था। बड़े इलस्ट्रियस अफसर थे। उन्होंने एक सेंटेंस कहा जब मैं गया, गोस्वामी लुक, दो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक यू, बट योर IG रिकमेंड यू सो स्ट्रांगली आई कुड नॉट रिफ्यूज। अब आप बताओ, एक ASP अभी प्रमोट हुआ है, अपने डीजी से मिलने गया, उसमें मुझे ये समझना है कि मेरी तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। खैर, देन ही क्वालिफाइड, दैट व्हाट ही वांट टू से। उन्होंने कहा कि देखो, विजिलेंस में जनरली उन अफसरों को लिया जाता है या आते हैं जिनका थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो, 7-8 साल की नौकरी हो, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन देखा हो, ये हो वो हो, तो उनको लेते हैं, ताकि उनको विजिलेंस के केस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब खैर, मैं तो बिल्कुल यंग था, मैं क्या बोलता, तो अपना जैसे तैसे मैंने चाय खत्म की, बट वो बात मुझे दिल से लग गई। मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन लेना पड़ा। हाँ, सिफारिश पे आप। हाँ,
and I still remember, though I was not interested to take you, but your eyes strong, हाँ मतलब इतना strongly recommend किया, I could not refuse. Those words still मतलब जिसे कहते हैं ना, वो मेरे कान में बजते हैं. खैर मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया और मैंने वहाँ, मेरी पोस्टिंग 10 महीने रही. मुझे 2 महीने के बाद मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टिंग जो थी वहाँ की, जो वो था इसका लखनऊ का जो सेक्टर था, सेक्टर बोलते हैं, मुझे लखनऊ सेक्टर का एसपी बनाया गया. मैंने वहाँ सबसे पहले डीएफआर कंप्यूटराइज करनी की और वहीं मुझे हिंदी की टाइपिंग आई कंप्यूटर पे. वो वहाँ एक दीक्षित था, मुझे उसका फर्स्ट नाम याद नहीं है, और हम लोग दोनों ऐसे थे ना, उसके घर में पत्नी साथ थी, वो कहीं बाहर थी, मेरी भी पत्नी नहीं थी, तो मैं भी खाली था, वो भी खाली था. तो ठीक 10 बजे दफ्तर खोल देते थे, कोई नहीं आता था, तब मैं और वो बैठ जाते थे. तो मैं उससे कहता तुम सारे को टाइप कर दो, ठीक मैं करूँगा इसको फिर अपने हिसाब से. अच्छा। तो मैं ये कहना यहाँ ये चाहता हूँ कि मुझे ठीक से विवेचना का जो पहला मंत्र मिला, जो बैठ करके कायदे से काम करना, वो मुझे विजिलेंस से सीखा मैंने. मतलब डेस्क पे जाके डेस्क पे काम करना, और वो कैसे, उसका आरोप कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे, तो उसका पूरी डीएफआर हम अपने आप बनाते थे कंप्यूटर से. मतलब बैलेंस रहना चाहिए आपको फील्ड में भी और डेस्क पे. और जब मैं ये सीबीआई में गया, जो आपने कहा, सीबीआई का जो सबसे अच्छी बात है कि आपको डेस्क वर्क होता है, तो वहाँ आपको, नहीं तो फील्ड में क्या है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कोई वीआईपी आ गया, कहीं कुछ हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो आप जो है घूमते रहते हैं. तो आपको बैठ के सीबीआई में आपको वो काम करने का मौका मिलता है. तो मेरी नींव पड़ी विजिलेंस. और विजिलेंस में आप सोचिए, जब मैं इटावा एसएसपी हो गया था, मुझे गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक एप्रिसिएशन भेजा, शायद वो पहली बार किसी एसपी को मिला होगा, जिसमें उन्होंने मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क दोनों को अप्रिशिएट किया. वो आज तक भी मैंने उसको बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है, उस एप्रिसिएशन लेटर. तो ऐसा नहीं है कि आपको काम का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम कई बार ये अपने मन को मान लेते हैं कि ये हमें चॉइस पोस्टिंग है, ये तो हमें तो डंप कर दिया. इस डाइकोटोमी से हमें बचना चाहिए. जहाँ है, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ. मैं सर बीच में जानना चाहूँगा आपसे कि एक आईपीएस फील्ड में ही क्यों आना चाहता, मतलब वो पोस्टिंग पे क्यों रहना चाहता? पोस्टिंग भी वो शहर क्यों कि मैं कप्तान या ये रहूँ? वो 2 चीज़ें हैं, इसका बड़ी प्रैक्टिकल है. ये मत सोचो कि सब बेईमानी के लिए जाते हैं, ठीक है, वो भी हो. हम सोचिए, हम तो आपसे ही जानना नहीं 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 नहीं, मैं देखिए, हम जो जान रहे हैं वो भी समाज का ही रूप है ना. ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो, अगर मैं सोच रहा हूँ उसका समाज से कोई कनेक्ट नहीं है तो बेकार है फिर. तो मुझे भी वो सोचना चाहिए जिसमें जो समाज जिससे जुड़ा हुआ है उन चीज़ों को. तो उसके 2 पहलू हैं. एक तो ये है कि देखिए, कोई भी है भाई, जिले का कप्तान है, वो 50 लोगों से मिलता है, उनके काम करता है, तो उसका जो काम करने का जो होराइजन है निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, या फील्ड की पोस्टिंग में उसका कोई विकल्प नहीं है. ये कहना कि वो कोई आदमी जिले में जाना चाहता है इसलिए कि वो करप्शन के लिए जाना चाहता है, ये जरूरी नहीं है. हो सकता है वो भी हो, बट जरूरी नहीं है. एक पहलू ये है. दूसरा क्या है कि वहाँ डाइवर्स काम है आपको. जैसे आप सीबीआई में चले गए, तो सीबीआई में आपको एक पहलू सीखने को मिला, इन्वेस्टिगेशन. यहाँ क्या है कि यहाँ को ट्रैफिक भी देखना है, वीआईपी भी देखना है, लैंड ऑर्डर भी देखना है, दिवाली भी देखनी है, ईद भी देखनी है, सारे काम. तो जितना डाइवर्स आपको एक्सपोजर यहाँ मिलेगा. दूसरी सामाजिक पहचान भी है. हम लोग नौकरी में आते हैं, आप भी इस काम को कर रहे हैं, तो एक सामाजिक पहचान भी होती है. तो जो फील्ड की पोस्टिंग है उसमें आपकी तीसरी चीज़ है कि समाज ही आपको इतना वो कर देता है. अब जैसे मान लिया आप हैं, आप मेरे परिचित हैं. अब मैं जब यहाँ इसमें जो ये इंस्टीट्यूट है, जब इसका डायरेक्टर बनाया गया, बोल अरे यार तुम्हें कहाँ कर दिया पोस्ट. अब मैंने कहा भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने तुमसे कहा तुम क्यों अपने पेट में दर्द कर रहे हो? अच्छा. तो ये सामाजिक पहलू है. वो भी ये मानता है पनिशमेंट पोस्टिंग. और कुछ तो ऐसे भी हैं भाई साहब, क्यों कहेंगे अरे साहब सरकार ने आपकी वो नहीं पहचानी, क्षमता नहीं पहचानी, और आपको खुश करने के लिए. तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तो कुछ आपको कभी किसी ने कहा कि हम बात करते हैं, हम आपको नहीं, ऐसा बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन चूंकि मेरा शुरू में तो खैर बड़े करीबी लोग ही बोल देते हैं ना कभी कभी, वैसा आप बात करवाते हैं. वो जानते भी हैं. जैसे अब मेरे बारे में लोगों को पता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, लेकिन हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी बोलते हैं. जैसे अभी कोई था, कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं आया था लौट के, कि भाई साहब आप बताओ उनसे, फलाने मिनिस्टर से मेरी अच्छी हुआ है तो आपको सेंटर में दोबारा ले लेते हैं. मैं कहा नहीं भाई साहब, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ठीक हूँ, मैं एटीएस चला रहा हूँ, यहाँ एटीएस का चीफ बना रखा है गवर्नमेंट ने. हाँ, तो उनका आप कष्ट ना करें, मैं खुश हूँ यहीं, अभी मुझे जाने की उम्र नहीं. तो बोल देते हैं कभी, तो ठीक है. क्योंकि सर जनरली देखा एटीएस में 23 लोगों को ही पोस्ट किया जाता है इन जनरल. जो देखा कि एटीएस का मतलब ही कि आपको किन लोगों, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता भी कुछ क्रिमिनल जैसी होनी चाहिए. तो आप एटीएस में रहे, आप सीबीआई में रहे, सीबीआई में रह के या एटीएस में रह के
क्या आपने कोई ऐसा कोई केस पकड़ा हो जिस केस में आपकी ये दोनों पहलू काम आए हो? आपको एक बताऊं, मैं इसे मैं ऐसे देखता हूँ कि ये जो है ना, मेरे तरीके से जो फील्ड था मेरे लिए लैब थी। जैसे लैब में आप करते हो ना, तो थ्योरी पढ़ते हो, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो। मैंने सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूँ मैं जिनमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए। एक केस था, मैं आपको बताऊं, सीबीआई का ही था। हालांकि जो लोग जानते हैं वो उसको कनेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता चल पाएगा किस केस का रेफरेंस दे रहा हूं मैं। मैंने कहीं पढ़ा, मेरा पढ़ने का मतलब जिसे कहते हैं ना, एक मीनिया है, मतलब जो मेरा एक शौक है कह लो या जो भी है। अगर मैं ना पढ़ूं तो मुझे नींद नहीं आ सकती ठीक से, मतलब इसलिए कि मुझे लगता है कि यार दिन बेकार हो गया जब तक कुछ सीखा आपको दिमाग को खुराक देनी दिमाग का, हाँ, एक आपका एक सेटिस्फैक्शन। तो मैंने पढ़ा कि एक कॉम्बिनेशन था 106 का और 114 का एविडेंस एक्ट में। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं, बस इतना बताना चाहता हूँ कि 106 का मतलब ये था एविडेंस एक्ट की सेक्शन का, कि भाई कोई चीज़ है जो आपकी एक्सक्लूसिव नॉलेज में है, ठीक है, जिसको आप जानते हो, ठीक है, अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, तो उसका 114 सेक्शन में यह है कि उसका एडवर्स प्रिजम्पशन लिया जाएगा। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। ओके, ठीक है, ये 106 और 114 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक। हमारा एक केस था, बड़ा प्रोमिनेंट केस था, यूपी का ही था। इतना मैं बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा आदमी जो है वो कहीं किसी को घूस दी उसने, और वो बहुत प्रोमिनेंट केस है यहाँ का। तो वो बैग ले जाता है, और बैग में जो है वो कुछ होगा, अब हमें पता नहीं क्या है। वो लकी, हमारा किस्मत अच्छी थी कि हमें उसके वो मिल गए सीसीटीवी से, ठीक, कुछ जिस गाड़ी में बैठ के गए, जब एयरपोर्ट से उन्होंने की एक गलती और कर बैठे थे कि उन्होंने अपने ही उससे कंपनी से, जिस कंपनी के लिए वो मतलब घूस दे रहे थे, उसकी कंपनी से उन दोनों लोगों के टिकट भी कराए थे जब वो ट्रेवल किए थे बाई एयर। ठीक, तो वो कंपनी से वो कनेक्ट हो गया, वो एस्टेब्लिश हो गया कि वो हाँ इनके साथ गए और यहाँ तक गए। फिर आगे जो उनके हाथ में सूटकेस था, जिस घर में गए बाई चांस पड़ोसी के घर में सीसीटीवी था, उसमें दिखाई दिया कि जाते टाइम बैग था, आते टाइम बैग नहीं था। तो हमने पूछा इस बैग में क्या था, 106 आ गई कि भाई एक्सक्लूसिव नॉलेज है, आपने नहीं बताया, तो हमने उसका एडवर्स प्रिजम्पशन ले लिया कि इसमें जो है करप्ट मनी थी। ठीक, अब हमने ये जो है, ये मैंने उसी टाइम पढ़ा था, इसे हमने वहां फिट किया, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनाया। इसको लेकर के हमने जब किया तो वहाँ एडवोकेट ने हंगामा किया, तो वो केस गया। तो ये केस हमारा इवन हायर कोर्ट्स ने भी इस दोनों कॉम्बिनेशन को किया, एक्सेप्ट किया। फिर हमने इस पे एक रिसर्च पेपर लिखा। तो ये इस तरीके से जो आपकी जो नॉलेज है लॉ की, ये बहुत चीज़ों के में काम आती है इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको बिना पढ़े नहीं आ सकती थी। तो मैंने हमेशा इसको लेबोरेटरी की तरह, फील्ड को लेबोरेटरी बनाया और पढ़ाई को अपना नॉलेज का पार्टनर बनाया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। और यही मेरी एक जो जिसे क्या कहा, ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लॉ के, और बहुत सारे रिसर्च पेपर मेरे इसीलिए पॉपुलर होते हैं कि वो फील्ड से जुड़े हुए हैं। वो मैं केवल थ्योरेटिकल बात नहीं करता जब तक आप उसे प्रैक्टिस में न लाए। किसे ये वायरलेस उस समय पुलिस के साथ जोड़ा गया, इस समय संचार तंत्र दूसरे थे ही नहीं, और आज के टाइम में वायरलेस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड चीज़ है, क्योंकि वो अपग्रेड हुई नहीं है। वायरलेस के संग पुलिस को नुकसान कितना है कि कोई एक वायरलेस चुरा ले कोई गलत आदमी, तो उसको आप डीएक्टिवेट तो कर नहीं सकते, वो पुलिस की सारी चीज़ सुन सकता है। तो बड़े बड़े क्रिमिनल ने ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के बेनिफिट लिए हैं, या किसी छोटे आदमी को उन्होंने बाइट कर लिया, उससे उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो वायरलेस पे आपको आज के टाइम में क्या कहना है कि वायरलेस जैसी चीज़ अपग्रेड होनी चाहिए या हटनी चाहिए? क्योंकि इसमें इतना बजट खर्च हो रहा है, पहले से ही पुलिस पर बजट नहीं है, डीजी वायरलेस जैसी पोस्ट भी आप लोगों ने मतलब क्रिएट कर रखी है। तो अब इन आज के टाइम में वायरलेस को कितना उपयोगी देखते हैं? नहीं, आपका ये मानना बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि वायरलेस के फील्ड में भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन हुए हैं, वो पुराना समय नहीं है कि आपने केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उसको ले रखा है, बहुत सारे और इंटीग्रेशन हुए हैं। बट मैं समझता हूँ कि आपकी बात ये सही है, हालांकि मैंने कभी उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया है, और हमारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई वर्कआउट कर रहे होंगे जो पॉलिसी होगी। बट निश्चित रूप से अब हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन पे शिफ्ट करना चाहिए, और जो रिडंडेंट टेक्नोलॉजी है उनको हटाना पड़ेगा। अच्छा सर, गवर्नमेंट एक चीज़ लेके आई, नफीस, मतलब कि सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जिससे भविष्य में डेटा बैंक बना रहे हैं, इससे भविष्य में कोई भी क्रिमिनल को पता लगा आसानी से कहीं पे आ जा सके। तो ये डेटा बैंक बनाने में जो मैनुअल प्रोसेस
पुलिस ने स्टार्ट किया है कि जो भी थाने में आएगा, मीन जो भी क्रिमिनल होगा उसका लिया जाएगा। डैट मीन्स जो भी फ्रेश आदमी होगा, उसने फर्स्ट टाइम में क्राइम किया तो पुलिस के उस रडार सिस्टम से बाहर है। दूसरे, इस मैनुअल प्रोसेस को क्या लगता है कि ऐसे नहीं किया जा सकता कि जब फिंगरप्रिंट्स का डेटा आधार के पास है, जमानों से बेनामे फिर वहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स स्टोर हैं बहुत सारे लोगों के, तो वो डेटा एक बार में फैच क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे कोई खास वजह? देखो, उसमें ये एक लंबा वो है, एक पुट्टा स्वामी का एक केस है, उसको आप भी पढ़िए कभी, देखिए। हाँ। केएस पुट्टा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके 2 जजमेंट हैं, एक 2017 का है और एक 2018 का है इसी नाम से। एक को कहते हैं राइट टू प्रिवेसी, दूसरे को कहते हैं आधार केस, ठीक है। इसमें प्रिवेसी को लेकर के ये हुआ कि जिस पर्पज के लिए आपका डेटा लिया गया है उसी में यूज होगा आपको। बल्कि इसमें डीपीडीपी एक्ट जो अभी आ रहा है, वो कभी आपसे बात करेंगे अगली बार। क्या डीपीडीपी एक्ट? अच्छा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, आज का जो समय है, हाँ 2023 में आ चुका है। आज का जो समय है डेटा प्रोटेक्शन का है। अभी जो हमें अगली जो फेज जो आप कह रहे थे ना कि एडवांसमेंट और ये, तो आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी आपको जैसे उदाहरण मैं बताता हूँ कि मान लिया कोई बिजनेस है, आपको कोई होटल बनाना है और आपके पास पैसा है, टेक्निक है, आपकी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, सब कुछ है, लेकिन आप कस्टमर कहाँ से लाएं? तो कस्टमर लाने के लिए क्या करेंगे आप कि या तो वहाँ का कोई एम्प्लॉय को ब्राइव कर लें क्योंकि सारा डिजिटल डेटा है, और या फिर कोई हैकर ले लें, और जो जिसका पुराना होटल था वो लगेगा उसको कि उसका रातों रात जो है पूरा बिजनेस खत्म हो गया। और ये चीज़ें हो रही हैं। तो डेटा का जो प्रोटेक्शन है वो सारे बिजनेसमैन से लेकर के आप देखिए, एम्स का डेटा चोरी हुआ, आपको मालूम होगा। हाँ। तो क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हेल्थ केयर का डेटा, कि उसी से सारी आपकी पॉलिसी है, कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें उससे आती हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर 12th फेल, देखो 12th फेल, इसमें देखिए वो भी मतलब इनसे भी सोसाइटी को एक नहीं मोटिवेशन मिलता है। लेकिन इसमें देखिए, मैं समझता हूँ उस मूवी को, मैं उनको जानता भी हूँ अधिकारी को, उनका एक अपना बहुत बड़ा मतलब एक जिसे कहते हैं रोल मॉडल हैं वो, कि भाई जिस आदमी ने इतना स्ट्रगल किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें जो उनकी रियल लाइफ है वो तो 10% भी नहीं है, वो टोटल ड्रामेटाइजेशन है। तो अब ड्रामेटिक करके अब हम उसको कहें कि वो रियल लाइफ का, वो रियल लाइफ तो उसमें 10% ही होगी शायद। हालांकि ये मैं कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट कई बार क्या है कि वो हम जो दिखाते हैं उससे लोगों को लगता है कि मोटिवेशन है, पर इसके और भी तरीके हो सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर ए मूवी, चूंकि इसके निगेटिव साइड मैं देखता हूँ ज़्यादा, रादर देन गोइंग फॉर मूवी और समथिंग।